नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका मुद्दा लोकसभा चुनाव से जुड़ी खबरों का। लोकसभा चुनाव की बात करूं तो महाराष्ट्र हो या चाहे पूरा देश हो, 543 में से 283 सीटों की चुनाव प्रक्रिया पूरा हो गई है। 3 चरणों में चुनाव हुए हैं। अब महाराष्ट्र की बात करें तो 48 में से यानी 50% 24 सीटों के चुनाव हो गए हैं। लेकिन जिस तरह से वोट ऑफ परसेंटेज हुए हैं उसको देखते हुए मोदी का जो नारा था कि अब की बार 400 के पार, आखिर में क्या ये पूरा हो पाएगा? क्योंकि अभी 4 चरण की चुनाव बाकी है। आज हम अपने वीडियो में जानना चाहेंगे कि जो स्थिति परिस्थिति बनी हुई है इस समय देश की वोटिंग की। विपक्ष तो कह रहा है कि अब की बार जो है मोदी सरकार बाहर हो जाएगी और इस बार कांग्रेस सरकार बनेगी। लेकिन क्या स्थिति है, इसी पर हम चर्चा करने के लिए हमारे साथ में है राजनीतिक विशेषज्ञ दयानंद नेने जी। हम इनसे जानेंगे कि आखिर जो अभी तक जो 3 फेज के चुनाव हुए हैं उसको देखते हुए क्या आकलन लगाया जा सकता है। सर, स्वागत है हमारे चैनल में आपका। क्या कहेंगे जो अभी वोट ऑफ परसेंटेज हुए हैं उसको देखते हुए और जो स्थिति बन रही है देश की उसकी देखते हुए क्या आप आकलन कर रहे हैं? क्योंकि पूरे देश में हो कहो या महाराष्ट्र में कहो तो चर्चाएं बहुत हैं। पक्ष की तरफ से भी चर्चा है, विपक्ष की तरफ से चर्चा है। उस चर्चाओं को देखते हुए और वोट ऑफ परसेंटेज देखते हुए आप क्या आकलन लगाए हुए हैं? सबसे पहले दर्शकों को नमस्ते और वंदे मातरम। कल तीसरा फेज का चुनाव हो गया जी, और महाराष्ट्र में उसकी 11 सीट थी और जो वोट परसेंटेज अभी तक इलेक्शन कमीशन ने बताया है और वो चेंज हो सकता है। फाइनल जो रिजल्ट है वोट कितने हुए वो आते आते थोड़ा टाइम जाता है, पर कल जो इलेक्शन कमीशन ने फिगर बताया है तो महाराष्ट्र में लगभग 63% वोटिंग हुआ है जी। अगर ये आप 2019 से कंपेयर करो तो 2019 में 67% हुआ था तीसरे फेज में वोटिंग। तो उस हिसाब से 4% वोटिंग महाराष्ट्र में कम हुई है। और अगर पूरे देश का अपन ब्यौरा करेंगे तो भी देश में महाराष्ट्र में वोटिंग थोड़ी इस बार कम हो रही है। इसकी 2 चीज़ें हो सकती है मेरे हिसाब से। एक तो जो प्रचंड गर्मी है महाराष्ट्र में, तो उस हिसाब से लोग बाहर निकलने के लिए थोड़े तैयार नहीं होते हैं, क्योंकि लाइनें लगती है इलेक्शन के वोटिंग करने के लिए। और अगर 40-42 टेम्परेचर में आप बाहर निकलो तो लोगों को अच्छा नहीं लगता है, वो नहीं अनकंफर्टेबल होते हैं, नहीं उतर रहे। दूसरी बात ऐसी है कि राजकीय पक्ष जो है जी और वोटर जो है, दोनों में रिजल्ट के बारे में एक सेंस ऑफ इनएविटेबिलिटी जैसे हो गई है। मतलब जो ओवरडोज बीजेपी ने किया आएगा तो मोदी ही जी। तो लोगों के दिमाग में ये पक्का बैठ गया है कि आएगा तो मोदी ही। आप चाहे जाओ और वोट करो या तुम नहीं करो, वोटिंग 70% हो या वोटिंग 60% है, आएगा तो मोदी ही जी। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के जो वोटर है वो ये इनएविटेबिलिटी एक्सेप्ट कर रहे हैं की है और उस हिसाब से शायद बाहर नहीं निकल रहे हैं। और वही मेंटालिटी विपक्ष की है कि हम जाके अगर वोटिंग करें भी तो आएगा तो मोदी ही, तो फिर काहे को जाके वोट करना। तो ये दोनों सेंस ऑफ इनएविटेबिलिटी की वजह से और हीट की वजह से वोटिंग परसेंटेज थोड़ा मार खा रहा है। इसमें एक अच्छी बात अगर देखा जाए तो ये है कि जो भी परसेंटेज हो रहा है उसमें पुरुष और महिलाओं के बीच में एकदम वेफर थिन डिफरेंस है। मतलब दोनों का वोटिंग परसेंटेज लगभग बराबर है जी। और ये अच्छी बात है भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि हमने 2014 देखा है, 2017 के असेंबली चुनाव देखे, 2019 के लोकसभा चुनाव देखे और उसके बाद के असेंबली चुनाव देखे हैं देश भर के। तो महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज भारतीय जनता पार्टी की तरफ ज़्यादा हो रहा है, ऐसे लास्ट 4-5 चुनाव में से हमें दिख रहा है। तो अगर इस बार भी पुरुषों का इतना ही एवरेज महिलाओं का आ रहा है वोटिंग का, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छी न्यूज़ है, ऐसे मैं मानता हूँ। लेकिन जो नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि वोटिंग कम अगर होता है इसमें जो पक्ष वालों को नुकसान होती है, विपक्ष इसमें हावी हो जाता है। और दूसरी बात, जब भी वोटिंग कम होती है तो बीजेपी को नुकसान होता है। जैसे कि ऐसे ही लोगों को धारणा है कि जो मुस्लिम लोग हैं वो लोग 100% वोट करते हैं और जो हिंदू लोग हैं वोटिंग कम करते हैं, इसलिए वोट ऑफ परसेंटेज घट गया तो उनकी परसेंटेज ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसे में जो है रिजल्ट अलग आ जाता है। फिर देखो, अगर मैं एकदम
खुले दिल से कहूँ तो वोटिंग परसेंटेज और रिजल्ट का कोई संबंध नहीं है। अच्छा। ये क्या है, जो पार्टी हारती है या हारने वाली होती है वो पार्टी को कुछ ना कुछ तो अपने रिजल्ट जो अच्छा बुरा जो भी रिजल्ट आए उसे जस्टिफाई करने के लिए कुछ ना कुछ तो कहना पड़ता है लोगों को, तो फिर हमारा वोटर बाहर नहीं निकला, ये वन ऑफ द रीजन होता है। दूसरी बात, आपने जो कहा कि माइनॉरिटी का जो वोटर है वो उनके इलाके में 80% या 100% बाहर निकलता है, तो एक तो 100% कोई निकलता नहीं बाहर, 70-80% निकलते होंगे। पर अगर मैं आपको कहूँ एक बात कि समझो एक जगह है जहां पे 1000 वोटिंग बूथ है, एग्जाम्पल के तौर पे अपन 1000 वोटिंग बूथ जहां पे है, ऐसा एक क्षेत्र है, तो उस क्षेत्र में माइनॉरिटी के जो बूथ होते हैं वो ज्यादा से ज्यादा 100 या 150 होते हैं। तो वो 100-150 और एक बूथ समझो 1000 वोटर का होता है, ऐसे नॉर्मल एवरेज है इलेक्शन कमीशन का। तो 100-150 बूथ पे अगर समझो आप जो कह रहे हैं वो सच भी मान ले और वहां पे 70% या 80% भी वोटिंग हो जाए, तो बाकी मेजोरिटी कम्युनिटी है उनके पास 1000 में से 100-150 निकाल डालो, 800 बूथ है जहां पे आप कवर कर सकते हो और उसके आगे जा सकते हो। तो वोटिंग परसेंटेज खास करके माइनॉरिटी के यहाँ पे ज्यादा हो रहा है और हमारे यहाँ पे कम हो रहा है करके हम हार रहे, बिल्कुल गलत बात है। वोटिंग परसेंटेज इन्फ्लुएंस करता है अल्टीमेट रिजल्ट को, वो भी बिल्कुल गलत बात है। तो ओवरऑल क्या कहेंगे कि अभी तक जो चुनाव हुए हैं 543 में से 283 सीट पर, उसमें भाजपा को कितना सीट दे रहे हैं आप, आपकी स्टडीज में कितना आ रहा है? देखिए, अगर वोटिंग परसेंटेज मैं पहले आपको बताता हूँ, कल जो 11 जगह हुई है वहां पे कितना वोटिंग परसेंटेज हुआ है, क्योंकि हर क्षेत्र में परिस्थिति अलग है, हर क्षेत्र से रिजल्ट जो आएगा, जो परिस्थिति इन्फ्लुएंस करेंगी, तो वो भी अलग अलग है। तो रायगढ़ जो जगह है वहां पे 58% वोटिंग हुआ। नारंदा नहीं, रायगढ़ पे है आनंद गीते और सुनील तटकरे साहब जी। गत वर्ष में वो सीट सुनील तटकरे जीते थे, उसके पहले आनंद गीते जीते थे जी। इस बार वहां पे कांटे की टक्कर हो रही है। रायगढ़ में 58% वोटिंग हुआ है, पर जो वहां की स्थिति उभर के आ रही है तो ऐसे लग रहा है कि भले कांटे की टक्कर है, पर तटकरे जी, सुनील तटकरे जो एनसीपी के हैं, वो ये चुनाव जीत सकते हैं, ऐसे फिलहाल लग रहा है। दूसरी जगह है बारामती जी। महाराष्ट्र का सबसे अवेटेड चुनाव जो है वो बारामती में है, क्योंकि शरद पवार जी की बेटी सुप्रिया सुले जी जो लास्ट 2 बार खासदार रह चुकी है वहां से, और उप मुख्यमंत्री अजित दादा पवार, उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार जी, ये दोनों में कांटे की टक्कर वहां पे होने जा रही है। वहां पर वोट आपका सबसे कम हुआ है, बारामती में सिर्फ 56% वोट परसेंटेज हुआ है जी। और वहां पे जो मतलब उधर जो इश्यूज थे जी, जो चुनाव में जो इश्यूज होते हैं, तो उन सबसे ऊपर, उन सब इश्यूज के ऊपर हावी था भावनिक इशू, क्योंकि शरद पवार जी की लड़की है और अजीत दादा पवार की पत्नी है। तो वहां पे जो विधानसभा क्षेत्र है, वो विधानसभा क्षेत्र अगर देखने को जाए तो जो हमें अभी तक प्राथमिक जानकारी मिली है, तो इंदापुर जो विधानसभा क्षेत्र है वहां पे अजीत दादा गुट को बहुत अच्छी ये हुई है, ऐसे मालूम पड़ रहा है। खुद बारामती में ऑलमोस्ट कांटे की टक्कर है, पर फिर भी अजीत दादा को एक थोड़ा एडवांटेज है, ऐसे खुद वहां के एमएलए है, वो खुद वहां के एमएलए है। फिर भोर करके जो है कॉन्स्टिट्यूंसी, वहां पे 50-50 ये होगा ऐसे लग रहा है अभी। पुरंदर करके जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहां पे भी अजीत दादा गुट को अच्छी परसेंटेज से वोटिंग हुई है। और खड़कवासला जो बीजेपी का काफी अच्छा प्रभाव है, तो वहां पे मोस्ट सरप्राइजिंगली सिर्फ 40% वोटिंग हुआ है। और अजीत दादा का काफी उम्मीद थी खड़कवासला में हम बहुत बड़ा लीड ले लेंगे, क्योंकि गत इलेक्शन में खड़कवासला में भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार थी कांचन कुल, जो एक्चुअली वैसी देखा जाए तो नवी उम्मीदवार थी सुप्रिया सुले जी के सामने, पर उन्होंने 75,000 का लीड लिया था खड़कवासला में। तो उस हिसाब से अजीत दादा पवार की बहुत ज्यादा उम्मीदें थी वो सीट पे, पर वहां पे 40% वोटिंग हुआ है, तो थोड़ा वो नाराज रहे होंगे। पर फिर भी वहाँ पे भी भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव है, इसलिए
सुनेत्रा जी पवार को वहां से लीड मिलेगी ऐसे लग रहा है, और कांटे की टक्कर होगी, पर सुनेत्रा पवार जी ये आखिर में कॉन्टेस्ट जीत जाएगी, ऐसे प्राथमिक जो रिजल्ट या प्राथमिक जो हमें जानकारी मिली है वो ऐसी है। काफी सेटबैक होगा अगर जो भी हारेगा उसको सेटबैक होगा, क्योंकि एक तरफ शरद पवार जी है, दूसरी तरफ उनका अजीत तो दादा। पूरा ये दाव पे है, और दूसरी तरफ अजीत दादा का भी पूरा जी, दाव पे है, जी, करियर जी, होने लगा हुआ। फिर धाराशिव करके जगह है, उस्मानाबाद जिसे कहते हैं, उधर 61% वोटिंग हुई है। अभी धाराशिव में ओम राजे करके उवाठा के सिटिंग सांसद है, जी। और उनके खिलाफ राष्ट्रवादी कांग्रेस की अर्चना पाटिल, उनके बीच में कॉन्टेस्ट है। हवा तो उवाठा ने बहुत बड़ी बना के रखी है कि ओम राजे कैसे भी करके अर्चना पाटिल जी को हरा देंगे, पर जैसे जैसे चुनाव का माहौल बनते गया जी। तो देखा गया कि अर्चना पाटिल जी ने भी काफ़ी जो एरिया था वो कवर करते आई है, और यहाँ पे बिल्कुल कांटे की टक्कर होगी। और मैं तो कहूँगा अभी 50-50 है, कौन जीतेगा ये मैं अभी इसके ऊपर ज़्यादा मतलब बात फोकस नहीं कर या फोरकास्ट नहीं कर सकता हूँ। फिर सीट है लातूर की। जी। लातूर में भी 61% वोटिंग हुआ है। लातूर के जो सिटिंग है सुधाकर राव श्रृंगार है भारतीय जनता पार्टी के, और विकास शिंदे करके महाविकास आघाड़ी के है, पर उधर भी वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है। रूरल क्षेत्र जो है लातूर, उधर ज़्यादा हुआ है, शहरी क्षेत्र में कम हुआ है, पर फिर भी भारतीय जनता पार्टी के सोर्सेज हमें बताती है कि लातूर की सीट वो आखिर में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीत जाएंगे। जी। फिर हम जाएंगे शोलापुर के ऊपर। शोलापुर में भी एक हाई वोल्टेज कॉन्टेस्ट है, दो तरुण उम्मीदवार है। प्रणीति शिंदे जो सुशील कुमार शिंदे जी की बेटी है, कांग्रेस की तरफ से लड़ रही है महाविकास आघाड़ी की ओर से, और राम सातपुते जो आमदार है मार्शेस के, वो बीजेपी की तरफ से लड़ रहे हैं वहाँ से। वहाँ पे भी बहुत कांटे की टक्कर है, पर आखिर में मार्जिन भले कम होगी पर राम सातपुते सीट जीत सकते हैं, ऐसे प्राथमिक अंदाज बता रहे हैं। फिर आते हैं माढ़ा पे। माढ़ा पे भी एक बड़ा हाई वोल्टेज कॉन्टेस्ट हो रहा है। एग्जिस्टिंग जो है नाइक निम्बलकर सांसद है वो, और उनके ही सहकारी थे जो थे धैर्यशील मोहिते पाटिल, जी। जो भारतीय जनता पार्टी छोड़ के उन्होंने शरद पवार जी का गुट थामा है, और ये भी कॉन्टेस्ट बहुत कांटे की टक्कर हो रही है। यहाँ पे जो धनगर समाज है उनका काफ़ी बड़ा इन्फ्लुएंस है यहाँ के वोटरों पे, और धनगर नेता जो है महादेवराव जानकर, वो पहले शरद पवार जी के साथ जाएंगे ऐसे लगा था, अल्टीमेटली एंड में वो आ गए भारतीय जनता पार्टी और महायुति के साथ में। जी। पर उधर के जो लोकल नेता है धनगरों के, उत्तम राव जानकर, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ में थे, वो गए हैं शरद पवार जी के साथ में, तो ये भी कांटे की टक्कर होगी। ये कॉन्टेस्ट के बारे में भी मैं फिलहाल कोई प्रेडिक्शन देना ठीक नहीं समझता, कांटे की टक्कर वहाँ पे होने जा रही है। फिर आती है सांगली की सीट। जी। सांगली की सीट पे शिवसेना और कांग्रेस के बीच में जम ये हुआ था, खींचातानी हुई थी। उद्धव ठाकरे जी ने जाके बगैर कांग्रेस और राष्ट्रवादी के सहकारियों से बात करते उन्होंने चंद्रहार पाटिल का नाम डिक्लेयर कर दिया था, जिसकी वजह से कांग्रेस के जो विशाल पाटिल है वो बहुत नाराज हो गए थे, और उन्होंने अपक्ष की तौर पे उन्होंने अपना फॉर्म भरा हुआ है। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के गत 2 बार के सांसद संजय काका पाटिल खड़े हैं, और चूंकि ये तिरंगी लड़त हो रही है, संजय काका पाटिल ये इस बार भी जीत के हैट्रिक पूरी कर सकते हैं ऐसे लग रहा है। फिर आते हैं सातारा की सीट पर। सातारा में उदयन राजे भोसले छत्रपति वो खड़े हैं, वो भी काफी चर्चा में रही है सीट। और उदयन राजे का टिकट अनाउंस करने को भारतीय जनता पार्टी ने बहुत टाइम लगाया। उसके पहले शरद पवार जी की तरफ से शशिकांत शिंदे जो माथाड़ी कामगारों के नेता है, उनका नाम घोषित हुआ। उन्होंने पहले प्रचार में थोड़ी आगाड़ी भी ली थी, पर अभी उदयन राजे ने काफ़ी कवर किया है ऐसे सुन रहे हैं। ये भी कांटे की टक्कर होगी, पर अल्टीमेटली उदयन राजे ये सीट जीत जाएंगे ऐसे लग रहा है। फिर एक और बड़ी सीट है रत्नागिरी सिंधुदुर्ग। वहाँ पे नारायण राणे जी और विनायक राउत जो 2 बार उबाठा के सिटिंग सांसद है, उनके बीच में जबरदस्त घमासान लड़ाई युद्ध जहाँ से होने जा रहा है।
दोनों एकदम तुल्यबल ऐसे कैंडिडेट है, एक दूसरे के सामने आमने सामने है। विनायक राउत जी की वहाँ पे इमेज भी काफ़ी अच्छी है और उनका काम भी वो इलाके में है, पर नारायण राणे खुद वही कोंकण के नेता रह चुके हैं और उन्होंने उनके करियर की ये आखिरी लड़ाई है ऐसे बताया गया है। उनके दोनों बेटे नीलेश और नितेश राणे वो भी जम के मैदान में उतरे हुए हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ जी शिंदे शिवसेना, इन सब ने अपनी ताकत नारायण और मनसे, इन सब ने अपनी ताकत नारायण राणे जी के पीछे लगाई है। राज ठाकरे जी की सभा भी हुई है, तो ये सारे पार्श्वभूमि पे नारायण राणे ये सीट जीत जाएंगे ऐसे अभी लग रहा है। फिर आते हैं कोल्हापुर में शिवसेना की तरफ से संजय मंडलिक जो 2 बार सांसद रह चुके हैं, उनके सामने शाहू महाराज छत्रपति जो राजघराने से संबंध रखते हैं कोल्हापुर के, वो सामने खड़े हुए हैं जी। यहाँ पे भी महाविकास आघाड़ी ने काफ़ी हवा बनाई है कि माहौल छत्रपति शाहू महाराज जी के पक्ष में है, पर यहाँ पे भी टक्कर काटेगी होगी। पर संजय मंडलिक जी जिन्हें धनंजय महाडिक जो भारतीय जनता पार्टी के पास आए हैं, वहाँ से सांसद है, उनका फिर एनसीपी अजीत पवार गुट का और मनसे का पूरा साथ उनको है, तो उस हिसाब से ये सीट भी शिवसेना जीत सकती है ऐसे अभी माहौल है। आखिरी सीट हाथकणंगले की सीट है जो कोल्हापुर के नज़दीक में है। ये सीट पे किसान नेता राजू शेट्टी लड़ रहे हैं अपक्ष की तौर पे, और धैर्यशील माने ये शिवसेना के सिटिंग सांसद है, वो वहां से लड़ रहे हैं, और उबाठा की तरफ से सत्यजीत पाटिल लड़ रहे हैं। यहाँ पे भी तिरंगा मुकाबला नहीं, यहाँ पे तो चौरंगा मुकाबला है, क्योंकि वंचित बहुजन आघाड़ी के भी उम्मीदवार वहां पे है, तो ये चौरंगा मुकाबला है। वोट काफी स्प्लिट हो सकते हैं। यहाँ पे भी 68 तक का वोटिंग, काफी अच्छा वोटिंग हुआ है यहाँ पे, पर ये 4 गुना वोट जो बटेंगे उसका फायदा धैर्यशील माने जी को होगा और वो ये चुनाव जीतेंगे ऐसे लग रहा है। तो ओवरऑल 11 की अगर बात करें, महाराष्ट्र 11 की बात करें जो अभी हुआ है तीसरे चरण में, तो 11 में से बीजेपी को कितना ये दे रहे हैं आप? मेरे हिसाब से 8 सीट पक्का भारतीय जनता पार्टी और महायुति जीत सकती है 11 में। ये 11 में से 9वीं सीट भी जीत सकती है जी, ऐसे मुझे लग रहा है, पर 8 पक्की जीतेगी। 9वीं सीट पे मैं कहूँगा कि उनको मैं थोड़ा 50-50, और बाकी दो सीट जो है उसके ऊपर मैं मतलब माड़ा की है और सोलापुर की जो सीट है, उन दोनों सीट के ऊपर फिलहाल लग रहा है कि महाविकास आघाड़ी का थोड़ा एडवांटेज उनको मैं दूंगा। तो अगर हम बात करें टोटल अगर जो सीट हुई है 283 543 में से, तो 283 सोलापुर नहीं, सोलापुर राम सपूते जीतेंगे मैंने कहा था। धाराशिव और माड़ा की जो 2 सीट है उसके ऊपर मैं थोड़ा एडवांटेज महाविकास आघाड़ी को दूंगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं 543 में जो 283 सीट के चुनाव हो चुके हैं, उसमें क्या स्थिति देख रहे हैं बीजेपी की? देखिए, अभी तक 3 फेज जो हो चुके हैं, उसमें से पहले 2 फेज जो थे वो पूरे दक्षिण भारत के राज्य उसमें ज़्यादा थे। जैसे देखा जाए तो केरल था, तमिलनाडु था, वो दोनों राज्य में ही 60 सीटें हैं, जहाँ पे बीजेपी ऑलमोस्ट 0 है जी। तो अभी तक जो एक 283 सीट है, हमारा जो आकलन है और हमारा जो अभ्यास है उसमें भारतीय जनता पार्टी 175 सीट उसमें क्रॉस कर जाएंगी ऐसे अभी फिलहाल लग रहा है। और आगे के जो 4 चरण हैं वो चारों चरण अभी बीजेपी के राज्य में हम जाने वाले हैं, जहाँ पे बीजेपी का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, जहाँ पलड़ा भारी है, जहाँ पलड़ा भारी है जी। तो यहाँ से लेके अभी बीजेपी की सीटें बढ़ती जाएगी, और वो 400 पार जाएंगे कि नहीं, ये इसके ऊपर मैं ज़्यादा बहस नहीं करूँगा, क्योंकि मैं पहले दिन से कहते आया हूँ 400 पार ये नारा मोदी जी ने अपने कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए और उनको एक टारगेट देने के लिए रखा हुआ था। अगर निकल गए तो अच्छा ही है मोदी जी के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए और उनके कार्यकर्ताओं के लिए, पर अगर नहीं निकले तो भी मोदी जी और अमित शाह जी, उनका जो यहाँ पे उन्होंने जो जुगाड़ किया है, अगर 400 पार के पीछे सब कार्यकर्ता जुट गए और उन्होंने काम किया अच्छा और 350 पार हो गए, तो उतनी सीटें भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा मिलने वाली है। तो मैं उस हिसाब से देख रहा हूँ, और मेरे हिसाब से 350 सीट एनडीए को बिल्कुल मुमकिन है। धन्यवाद नैने जी। तो हम चर्चा कर रहे थे जो अभी तक जो सीटों पर चुनाव हो चुके हैं और होने वाली सीटों पर कि क्या स्थिति परिस्थिति जो है भाजपा की बन रही है, क्या परिस्थिति
विपक्षी बन रही है, यानी एनडीए और इंडिया में किस तरह की लड़ाई चल रही है, इसी पर हम चर्चा कर रहे थे। और सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि वोट ऑफ परसेंटेज अगर देखेंगे तो 2014 2019 के बाद जो है जिस तरह से परसेंटेज घटी हुई है, उसको देखकर जो है लोगों में काफ़ी निराशा है और हर कोई यही चाहता है कि परसेंटेज बढ़ने बजाय जो है घटती जा रही है। आखिर में इसका कारण क्या है? क्योंकि युवाओं का इस बार संख्या जो है काफ़ी बड़े पैमाने पर वोटिंग लिस्ट में आई थी। क्या युवा वोट नहीं कर रहे हैं, ये भी शिकायतें आ रही हैं, क्योंकि आईपीएल मैच चल रहा है, बाकी वेकेशन भी चल रहा है, तो हो सकता है कि सब बाहर चले गए हों। लेकिन हमारा रिक्वेस्ट यही है कि वोट जो आपका हक है, मतदान जो आपका श्रेष्ठ दान होता है, उसको जरूर कीजिए, क्योंकि मोदी जी हर काम की गारंटी अगर देते हैं तो हमें भी जो है अपने मतदान की गारंटी देनी चाहिए। तो आपको हमारा चर्चा कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, और ऐसे विश्लेषण के लिए देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दिनेश जी, धन्यवाद, जय हिंद।